स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ये बिहार है। राजा जनक, महर्षि विश्वामित्र, चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों की भूमि होने के साथ साथ बिहार स्टेट का नाता माता सीता, महात्मा बुद्ध, लॉर्ड महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे धार्मिक व्यक्तित्वों से जुड़ा रहा है। दोस्तों, ये वही बिहार है जो एक टाइम पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। लेकिन आज इसी बिहार की हालत कुछ ऐसी है कि कोई भी इससे अनजान नहीं है। देखा जाए तो बिहार भारत का सबसे लोएस्ट जीडीपी वाला राज्य है और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी में बिहार का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.1% है, जबकि वहीं सपनों का शहर कही जाने वाली मुंबई का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में अकेले 6.6% है, जो कि पूरे बिहार स्टेट से कहीं ज्यादा अधिक है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार और मुंबई का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई को इस कामयाबी तक पहुंचाने में बिहार का ही खून पसीना लगा है और बिहार के ही नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज ने ही मुंबई को इतना रिच बनाया है। दोस्तों, क्या अब कुछ समझ पा रहे हैं आप? स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बिहार ने मुंबई को रिच बनाया है। दोस्तों, बिहार ने मुंबई को कैसे इतना कामयाब बनाया, आपको ये समझने के लिए गवर्नमेंट की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को समझना जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो ये पॉलिसी ही वो फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। आइए इसी पॉलिसी से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय देश की इकोनॉमिक हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हर जगह गरीबी और पिछड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। राज्यों को इस स्थिति से बाहर लाने के लिए 1952 में एक पॉलिसी लाई जाती है और दोस्तों, इसी का नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसे माल ढुलाई नीति भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ फ्रेट का मतलब ऐसे किसी भी सामान या फिर चीज से है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिप, ट्रेन, ट्रक या फिर एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इस पॉलिसी के तहत सभी राज्यों को फैसिलिटेशन फॉर इक्वल रिसोर्सेज के राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के किसी भी राज्य का रॉ मटेरियल दूसरे किसी भी राज्य में बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड किए किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। दोस्तों, देखा जाए तो ये पॉलिसी सिर्फ उन चुनिंदा सामानों पर ही लागू होती थी जो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी थे, जिसे आप आयरन, स्टील और सीमेंट जैसे सामानों के रूप में समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का मकसद देश के हर एक राज्य को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बराबरी के मौके देने का था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, इस पॉलिसी के चलते महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कोस्टल रीजन को तो काफी फायदा मिला, लेकिन बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ओडिशा जैसे राज्यों पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। देखा जाए तो उन सभी राज्यों में से सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट बिहार पर पड़ा, जो हमेशा से एक मिनरल रिच्ड स्टेट था। दोस्तों, यह असर इतना बुरा था कि आज भी बिहार इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में सबसे पीछे है। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी यही मानना था। साल 2017 में बिहार और झारखंड के ज्वाइंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी के चलते बिहार जैसे मिनरल रिच्ड प्रदेश एक अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर पाया है और अब झारखंड का भी यही हाल है। दोस्तों, इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे इस पॉलिसी ने बिहार और मुंबई की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर डाला है। लेकिन आइए अब इसे और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मेजर फैक्टर रहता है।
आपने देखा होगा कि ज्यादातर फैक्ट्रीज या फिर प्रोडक्शन यूनिट ऐसी जगहों पर लगाई जाती है जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने इस चीज को पूरी तरह से बदल दिया और इस बदलाव का असर हमें बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिल जाता है। दरअसल बिहार में कई मिनरल रिसोर्स जैसे कि सीमेंट, आयरन, बॉक्साइट और माइका के मौजूद होने की वजह से ये इंडस्ट्रीज के नजर में तो आ गया, लेकिन बिहार की बैड गवर्नेंस और लॉलेसनेस को देखते हुए कोई भी इंडस्ट्री बिहार में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थी। एक टाइम जब टाटा ग्रुप जैसी कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही थी तो इस पॉलिसी और बिहार की कंडीशन को देखते हुए उसने भी ऐन मौके पर अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि कोई भी कंपनी लॉस में रहकर बिजनेस नहीं करना चाहती है। फिर इसीलिए कंपनीज ने एक प्लान बनाया। वो बिहार, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों से रॉ मटेरियल उठाती थी और उसे लाकर गुजरात, विशाखापट्टनम और मुंबई जैसे कोस्टल रीजन में अपनी फैक्ट्रीज या फिर यूनिट्स में प्रोसेस करके सी रूट्स के जरिए बाहर बेच देती थी। दोस्तों फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से हो ये रहा था कि बिहार से लिए गए रॉ मटेरियल पर ना के बराबर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही थी, और क्योंकि सभी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री सी पोर्ट के आसपास ही बनाई थी, इसलिए अपने फिनिश्ड गुड्स को शिपिंग तक ले जाने की कॉस्ट भी ना के बराबर हो गई। दोस्तों देखा जाए तो इस तरह से कई कंपनीज ने बिहार से रॉ मटेरियल तो ले लिया, लेकिन अपनी कोई भी कंपनी वहां पर एस्टैब्लिश नहीं की और इसके चलते बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। देखा जाए तो इस पॉलिसी ने बिहार को कभी भी इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस नहीं दिए और इसका इम्पैक्ट हमें बिहार के कई और भी सेक्टर्स में देखने को मिल जाता है। जैसे 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में सबसे ज्यादा कम रही है, और दोस्तों सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बिहार कई अफ्रीकन कंट्रीज से भी पीछे है। बिहार के पिछड़े होने की वजह उसका लो लिटरेसी रेट और लो पर कैपिटा इनकम को भी माना जाता है। देखा जाए तो जहां इंडिया का एवरेज लिटरेसी रेट 73% है, वहीं दोस्तों बिहार का उससे भी कम यानी 64% है। साल 2021 में नीति आयोग की तरफ से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया था, और दोस्तों देखा जाए तो उसमें भी काफी शॉकिंग फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक 51.91% पॉपुलेशन गरीब है एंड 51.88% पॉपुलेशन कुपोषण की चपेट में है। दोस्तों इस तरह देखें तो इस पॉलिसी के चलते एक और जहां बिहार की कंडीशन इतनी खराब हो गई, देखा जाए तो मुंबई जैसे शहर की इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे इस पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। शुरुआत से ही मुंबई के कोस्टल रीजन में होने की वजह से काफी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मुंबई शहर उनका फेवरेट बन गया था, और दोस्तों इतिहास में भी देखा जाए तो मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल हमेशा से ही ट्रेडिंग के लिए होता आया है। एक टाइम पर जिस पोर्ट का इस्तेमाल पहले पोर्टुगीज और ब्रिटिश करते थे, बाद में इसी पोर्ट का इस्तेमाल इंडियन बिजनेसमैन अपने गुड्स को दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाने के लिए करने लगे। इस तरह देखते ही देखते मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बन गया और आज मुंबई दुनिया के 10 बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में से एक है। दोस्तों इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस पॉलिसी ने बिहार के मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ट्रांसफर करके मुंबई को आज इतना रिच स्टेट बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ इसी एक पॉलिसी की वजह से बिहार ने मुंबई को इतना प्रोग्रेसिव बना दिया है? आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों बिहार के नजरिए से देखें तो मुंबई को इतना रिच बनाने में सिर्फ एक पॉलिसी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई और भी कारण हैं। आइए एक एक करके इन कारणों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों बिहार इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। देखा जाए तो बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ की है। अपनी लो इनकम, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बिहार के कई सारे लोग मुंबई शहर में आकर बस जाते हैं, और मुंबई जो एक मेजर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है, वो बिहार के माइग्रेंट्स के लिए एक हॉटस्पॉट की तरह बन गया है। देखा जाए तो मुंबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मुंबई के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बिहार के ही वर्कर्स का हाथ है। बिहार से आए हुए कई लोग अलग अलग रोल जैसे कि कारपेंटर, मिस्त्री, लेबर और इलेक्ट्रीशियन के रोल में आकर इस शहर के पिलर बन गए हैं। दोस्तों अगर आप कभी मुंबई गए हो तो वहां पर आपने डब्बा वाला का नाम जरूर सुना होगा। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की होती है, और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को इन डब्बा वालों ने सॉल्व कर दिया है। देखा जाए तो डब्बा वाला को आज इतनी ऊंची पहचान देने के पीछे इनके हार्ड वर्कर्स और स्टाफ का हाथ रहा है, जिसमें से कई सारे लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों लेबर क्लास के साथ साथ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स भी बिहार से निकलकर मुंबई शिफ्ट हुए हैं, और उन्हीं में से एक रत्न है बिहार के अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर हैं।
और ये बिहार के पटना शहर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों 19 साल की उम्र में अनिल अग्रवाल अपने बेहतर भविष्य के लिए मुंबई शिफ्ट हुए थे। फिर स्क्रैप मेटल की ट्रेडिंग स्टार्ट करने से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। 1986 में उन्होंने जेलीफील्ड केबल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया और 1993 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बनी, जिसने कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी को सेटअप किया। इन सब के अलावा साल 2003 में वेदांता रिसोर्सेज को लंदन में इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि वो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सके। और दोस्तों आज ये इंडिया की लार्जेस्ट माइनिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल कंपनी बन गई है। दोस्तों इन सब के अलावा बिहार शुरुआत से ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में आगे रहा है। गंगा के किनारे मौजूद होने के नाते बिहार की मिट्टी काफी फर्टाइल है, जिसकी वजह से आज बिहार वेजिटेबल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र भी अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बिहार में एक्सपोर्ट कर रहा है। साल 2020 के मिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक इंडियन रेलवेज ने पहली बार एक किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाने का प्लान किया था और देखा जाए तो इसका मकसद महाराष्ट्र के किसानों को सपोर्ट करने का था। दोस्तों महाराष्ट्र के भुसावल एरिया में कई ताजे फल, फिश, मीट, मिल्क और वेजिटेबल्स भारी संख्या में मौजूद हैं और इनके डिफरेंट मार्केट और बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए इस ट्रेन का निर्माण हुआ है। दोस्तों इस तरह हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र बिहार में अपने एग्री प्रोडक्ट्स को बेचकर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा है। हालांकि दोस्तों इन सभी समस्याओं के बावजूद भी बिहार अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसे हम बिहार में हो रहे रिसेंट डेवलपमेंट से समझ सकते हैं। दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई बार सोशल गैदरिंग और पब्लिक इवेंट्स में ये बात बताई है कि बिहार के लैंडलॉक्ड रीजन होने की वजह से यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है और इसीलिए बिहार कभी भी एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ये भी बताते हैं कि इसके बावजूद भी बिहार ने काफी ग्रो किया है। दोस्तों साल 2005 में जब से नीतीश कुमार ने सीएम का पद संभाला है, तब से बिहार में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। देखा जाए तो क्राइम रेट को खत्म करके गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करना उनका पहला एम था। इसके साथ ही उन्होंने एम्पावरिंग विथ मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए न केवल अपने मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को फ्री हैंड दिया, बल्कि उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करी है। देखा जाए तो बिहार गवर्नमेंट ने अपने बजट को प्रॉपर यूटिलाइज करके अपने फाइनेंसेस को सुधारे हैं और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 2006 से पहले बिहार में फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक सर्वेज भी नहीं होते थे, लेकिन नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद से ही हर साल अब बिहार का एक इकोनॉमिक सर्वे होता है और उनकी प्रैक्टिस आज भी बरकरार है। और दोस्तों इसी का नतीजा है कि आज हमें बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों साल 2022-23 में बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ 10.98% तक बढ़ गई है। साथ ही कई रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि साल 2020-21 के बीच जब कोविड के दौरान इकॉनमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था, उस टाइम भी बिहार की जीडीपी 2.5% से बढ़ी है। दोस्तों देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों में बिहार ने अपनी ग्रोथ बढ़ाई है और आज प्राइमरी सेक्टर में बिहार की ग्रोथ 2.3%, सेकेंडरी में 4.8% और टर्सरी में 8.5% बढ़ी है। इन सब के अलावा 2021 से 22 में बिहार का टोटल एक्सपेंडिचर 1.93 लाख करोड़ रुपीस हो गया था, जिसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपीस यानी लगभग 82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। दोस्तों इसी के साथ साथ बिहार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के मुकाबले 29% बढ़ गया है और अब उसकी वैल्यू 33,903 करोड़ रुपीस हो गई है। इन सब के अलावा बिहार अपने बेहतर फिस्कल मैनेजमेंट और राइट फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से टॉप 3rd स्टेट बन गया है, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई है। दोस्तों बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार ने एक बार कहा था कि बिहार अपनी इकोनॉमिक रेट की रेस में अब बस आंध्र प्रदेश और राजस्थान से ही थोड़ा पीछे है और उनका मानना यह भी है कि बिहार ने उपलब्धि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉवर्टी, इलिटरेसी, फ्लड और सूखे के अलावा कोविड के बावजूद बिहार ने स्टेटस हासिल किया है। दोस्तों बिहार अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रहा है। देखा जाए तो साल के शुरुआत में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जिससे यूथ को स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा और इसके साथ ही 10 लाख की इंटरेस्ट फ्री फंडिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों बिहार की बी हब फैसिलिटी भी यूथ में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, जिसके तहत लगभग 500 कंपनियां एक छत के नीचे आकर यूथ को मेंटोरिंग और सपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। दोस्तों इन सब के अलावा बिहार और मुंबई में
अब हमें एक कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा है। साल 2018 में बिहार ने महाराष्ट्र में एक इन्वेस्टर मीट आयोजित करवाई थी और बिहार ने उस वक्त अपने यहाँ इंडस्ट्री और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे शहरों से मदद मांगी थी। और देखा जाए तो महाराष्ट्र की ओर से इन्वेस्टर मीट में पूरा सपोर्ट मिला था। दोस्तों, उस समय इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रहे श्रीवास्तव जी बताते हैं कि उन्होंने मुंबई में एक इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऑफिस भी खोला है जो उन लोगों की मदद करेगा जो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए मान गया है। अब बस देखना यह है कि इसका असर आने वाले सालों में बिहार और मुंबई दोनों पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, ये काफी अच्छा है कि मुंबई और बिहार में कोलैबोरेशन हो रहा है और दोनों एक दूसरे की मदद भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। देखा जाए तो इन दोनों के बीच कई तरह के सोशल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। खासतौर से महाराष्ट्र में जहां पर एंटी बिहारी सेंटीमेंट हमेशा से रहा है, वहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा से ये धारणा बनाते चली आई है कि बिहार के लोग वहां आकर उनका काम और अपॉर्चुनिटीज उनसे छीन लेते हैं और इसी सोच की वजह से दोनों जगहों के लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि ऊपर बताए गए फ्रीक्वेंट गैदरिंग्स और मीटिंग्स इनके बीच के डिफरेंसेस को खत्म कर देंगी। और अगर आपको याद हो तो साल 2019 में हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का एक टारगेट दिया था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सभी को अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ आना पड़ेगा और एक दूसरे की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करके ही हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी का टारगेट अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपके नज़रिए से बिहार के इतने पीछे होने और मुंबई के इतने आगे होने के कारण क्या हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।